नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां और उनके पंचकर्म उपचार के बारे में। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अजय पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर आयुर्वेद काय चिकित्सा डिपार्टमेंट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि बदलते मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है स्मृति जी। आयुर्वेद में मौसम के 6 विभाग किए गए हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो जब भी मौसम बदलता है, मौसम बदलने के साथ ही क्या है, हमारे मन, शरीर और आत्मा में भी परिवर्तन होता है। मौसम बदलने का मतलब है कि जो बाहरी वातावरण है उसमें भी एक परिवर्तन होता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। आयुर्वेद लोक पुरुष साम्य के सिद्धांत पे आधारित है। मीन्स जो परिवर्तन बाहर हो रहा है वो परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहा है। तो इसको लोक पुरुष साम्य के आधार पे आयुर्वेद ने अपने अंदर समाहित किया। तो जब मौसम, जैसे इस समय शरद ऋतु का काल चल रहा है, तो शरद ऋतु में स्पेशली क्या होता है कि पित्त दोष का प्रकोप होता है और पित्त जनित अनेक प्रकार की व्याधियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। जैसे खांसी है, जुकाम है, पैतिक ज्वर है, उदर के विकार हैं और कामला या पीलिया जैसे रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, रक्त से संबंधित अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उपचार की पंचकर्म पद्धति क्या है और उनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आयुर्वेद में पंचकर्म एक चिकित्सा विधा है जिसको शोधन चिकित्सा के अंतर्गत लिया गया है। अर्थात शरीर को शुद्ध करने की एक क्रिया है जिसमें 5 प्रकार की विधियां आती हैं, जिसमें वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य कर्म और रक्त मोक्षण, ये 5 विधियां शोधन कर्म के अंतर्गत वर्णित हैं। इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है, तो इनको पंचकर्म के नाम से दिया गया। आयुर्वेद में चिकित्सा के 4 भाग किए गए: संशोधन, संशमन, आहार और आचार। तो जो पंचकर्म विधि है चिकित्सा का एक प्रकार है, ना कि एक पूर्ण चिकित्सा है। तो चिकित्सा का एक प्रकार है और इसको संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। तो हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व इकट्ठा होते हैं, जो हानिकारक तत्व इकट्ठा होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। जैसे वमन की प्रक्रिया है, तो वमन की प्रक्रिया के द्वारा हम जो हमारे शरीर में जो दूषित कफ है या जो कफ जनित विकार हैं उसको दूर करने के लिए हम वमन कर्म संपन्न करते हैं। और जैसे शरद ऋतु चल रही है तो इसमें पित्त दोष का प्रकोप होता है। तो अगर सामान्य लोग या पित्त विकार से ग्रस्त जो रोगी हैं, अगर वो विरेचन, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहें कि मल के द्वारा दोषों को बाहर की ओर निकालते हैं गुदा के रास्ते से, इसको विरेचन कहते हैं। तो पित्त दोष की विकृति के लिए उसमें हम विरेचन और रक्त मोक्षण की क्रिया को संपन्न करते हैं। रक्त मोक्षण करने की अनेक प्रकार की विधियां आयुर्वेद में वर्णित हैं, जिसमें श्रृंग है, जलौका है, जोंक के द्वारा खून को बाहर की ओर, विकृत खून को निकालना है। तो कुछ घटी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इनके द्वारा जो विकृत रक्त है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और पित्त जनित या रक्त दोष जनित विकारों की शांति होती है। दूसरा होता है वात दोष। तो वात दोष के लिए हम लोग वस्ति का विधान करते हैं। तो वस्ति की जो क्रिया है वो वात दोष, शरीर में वात दोष की अगर विकृति होती है तो अनेक प्रकार के न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, मांसपेशियों के विकार, जोड़ों के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनके लिए आयुर्वेद में वस्ति की क्रिया समाहित की गई है, जिसमें एक तो गुद मार्ग के द्वारा वस्ति का प्रयोग करते हैं, कुछ मूत्र मार्ग के द्वारा वस्ति का प्रयोग करते हैं, कुछ स्थानीय वस्ति का प्रयोग करते हैं स्थानगत दोषों की विकृति को दूर करने के लिए। पंचकर्म विधि एक आम इंसान कैसे समझ सकता है?
पंचकर्म विधि एक आम इंसान को समझने के लिए तो पहले उसको आयुर्वेद की तरफ अलाइन होना होगा। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, आयुर्वेद कहता है धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजनम। मीन्स इस आयुर्वेद तंत्र का या पंचकर्म तंत्र का जो प्रयोजन है वो धातु में साम्य स्थापित करने के लिए है। हमारे शरीर में धातु क्या है, तो पहले तो ये जाना जाए जी। धातु का अर्थ कहने से मतलब है दोष भी है, धातु भी है और मल भी है। तो इनमें जो साम्यता बनाए रखना ही उद्देश्य है कि ये शरीर में अगर हमारे साम्य अवस्था में रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो फिर एक विचार उत्पन्न होता है कि स्वस्थ क्या है, उसको देखा जाए। तो धातु साम्य के संदर्भ में सुश्रुत आचार्य हमारे हुए वो डिफाइन करते हैं कि समदोषा समाग्निश्चय समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यवधीयते। कि स्वस्थ क्या है, जिसकी दोष सम अवस्था में हो, धातुएं सम अवस्था में हो, मल भी सम अवस्था में हो, और जिस पुरुष की इंद्रिय मन और आत्मा प्रसन्न हो वो स्वस्थ है। तो इस परिभाषा को अगर लिया जाए तो संसार में किसी की भी मन आत्मा इंद्रिय प्रसन्न नहीं है। कभी सवार व्यक्ति जो है वो वैषम्य की अवस्था में है, तो उस वैषम्य को दूर करने के लिए ही अनेक प्रकार की चिकित्सा विधियों का विकास हुआ। साथ ही मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसको बनाए रखने के लिए आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमन। स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, तो उसके लिए आयुर्वेद में जो वर्णित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इनकी बात की गई। तो पंचकर्म एक तरह से हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है और एक तरह से क्यूरेटिव एस्पेक्ट में भी है। तो जो स्ट्रांग एम्फेसिस है पंचकर्म का वो प्रिवेंटिव की तरफ ज़्यादा है और क्यूरेटिव की तरफ थोड़ा कम है। तो उसके लिए अन्य चिकित्सा विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। पंचकर्म आयुर्वेद से कैसे जुड़ा हुआ है? पंचकर्म एक कोई अलग चिकित्सा विधा नहीं है, बल्कि पंचकर्म काय चिकित्सा से ही उन्नत एक चिकित्सा विधा है। काय चिकित्सा विभाग के अंतर्गत काय चिकित्सा क्या है कि सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा को काय चिकित्सा कहा गया। कि शरीर में या हमारे मन में जो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों को दूर करने के लिए काय चिकित्सा के अंतर्गत उसको वर्णित है। और पंचकर्म जो विधा है वो उसी का एक सहयोगी है। तो जो 5 प्रकार की विधियां हमने पहले बताई जी, तो स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो उसको ऋतु विशेष के अनुसार पंचकर्म विधियों का प्रयोग उसको करे तो वो स्वस्थ रह सकता है। जैसे अगर वसंत ऋतु आती है जब, तो वसंत में कफ दोष का प्रकोप होता है तो उसमें बमन कर्म करना चाहिए। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ बमन के मेले लगते हैं। बमन कर्म में वहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और बमन कर्म संपन्न कराते हैं। चिकित्सक की देखरेख में ये क्रिया संपन्न की जाती है। और वर्षा ऋतु में क्या है, वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है या वात जनित व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, तो उसमें जो पंचकर्म की विधा वस्ती कर्म है उस वस्ती कर्म को प्रयोग में लाते हैं। वस्ती के अंतर्गत अनुवासन और आस्थापन 2 प्रकार की वस्ती बताई गई। तो इन वस्तियों का प्रयोग करते हैं और यथास्थान जो वात दोष के विकार उत्पन्न होते हैं वहाँ स्थानीय वस्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हृदय के विकारों में हृदय वस्ती का प्रयोग करते हैं या जानु के विकारों में जानु वस्ती का प्रयोग करते हैं। ग्रीवा के विकार में ग्रीवा वस्ती का प्रयोग करते हैं पंचकर्म के में। और कटी जो हमारा लंबो सैक्रल रीजन है वहाँ पे स्थानीय वस्ती कटी वस्ती का प्रयोग करते हैं। और जब वही बात शरद ऋतु में आते हैं तो वहाँ पे हम विरेचन और रक्त मोक्षण का प्रयोग करते हैं। तो उसके द्वारा जो विरेचन और रक्त मोक्षण से होने वाली बीमारियाँ हैं वो उत्पन्न नहीं होती हैं। तो पंचकर्म विधा को काय चिकित्सा में ही अगर समाहित किया जाए तो वो ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि जो काय चिकित्सा के सिद्धांत हैं वो सर्वत्र हैं, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये समझाया कि आयुर्वेद और पंचकर्म न केवल हमारे शरीर को रोगों से बचाता है बल्कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता भी है।
इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।